तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 11th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, हिंदी में जिसको आप राजनीतिक विज्ञान विषय भी कहते हैं। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इस सैम्पल पेपर के अंदर, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है, या कह सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में डिट्टो रिपीट होकर के आ सकते हैं। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है बच्चों, क्योंकि इस सैम्पल पेपर को बनाने के लिए हमने यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान में रखा है। सबसे पहले कि हमने अपना जो 5 सालों का टीचिंग का एक्सपीरियंस है, प्लस में सैम्पल क्वेश्चन पेपर बनाने का एक्सपीरियंस है, इसको इस्तेमाल करते हुए कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किए हैं इस सैम्पल पेपर के अंदर। साथ ही साथ जो पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आए हुए हैं पॉलिटिकल साइंस के, उनको अच्छे से एनालाइज करने के बाद जो उसके अंदर से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन निकले, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिनके एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, तो उन क्वेश्चंस को हमने इन सैम्पल पेपर के अंदर ऐड किए हैं। ठीक है, और ये वाला जो सैम्पल पेपर मैं आपको करवा रहा हूँ ना, ये तो एक स्पेशल सैम्पल पेपर है जिसको मैंने लास्ट टाइम के लिए बचा करके रखा था। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा अगर आप हर एक क्वेश्चन को समझना चाहते हैं, फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से और भी जो आपके सब्जेक्ट है, चाहे आपका हिंदी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, इनके भी हम सैम्पल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें लेकर के आते रहें, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा बच्चों। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। और आज के लिए इस वीडियो पर जो हम लोग लाइक का टारगेट रखते हैं, वो रखते हैं बच्चों 1000 लाइक्स का। जी हाँ बच्चों, 1000 लाइक्स का हमारा यहाँ पर टारगेट है। मुझे पक्का भरोसा है कि आप सभी कर देंगे, तो ठोको लाइक। ठीक है, तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। और बेसिकली देखिए, ये वाला सैम्पल पेपर हम लोग कर ही रहे थे, जिसका पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और जिन भी बच्चों ने पार्ट 1 का वीडियो देख लिया है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस हमने पार्ट 1 में डिस्कस नहीं किए थे, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। तो अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी के अंदर, और यहाँ पर 19वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि न्यायपालिका की शक्ति और न्यायिक पुनर्लोकन का विस्तार से वर्णन कीजिए। इंग्लिश में यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा कि पावर ऑफ जुडिशरी डिस्क्राइब इन डिटेल या जुडिशरी रिव्यू। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं न्यायिक पुनर्लोकन की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम इसकी शक्तियों के बारे में बात करेंगे। तो इसका क्या मतलब होता है, अभी हमने लास्ट जो पार्ट 1 अपलोड किया था उसके अंदर ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि न्यायपालिका द्वारा अपने द्वारा दिए गए निर्णय की पुनः जांच करना, ये आपका न्यायिक पुनर्लोकन कहलाता है। यानी कि जो उन्होंने ये दिए हैं, आदेश वगैरह दिए हैं, ठीक है, जो उन्होंने निर्णय सुनाया है, उसका जब वो दोबारा से रिव्यू करते हैं, समझ रहे हैं आप, रिव्यू जब करते हैं तो वो होता है हमारा यहाँ पर न्यायिक पुनर्लोकन। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पर क्या बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिक जांच कर सकता है। ठीक है, कोई भी कानून जो लगता है उनको कि हाँ ये सही है, गलत है, तो उसकी जांच करने का अधिकार यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ठीक है, यदि यह संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो उसे गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। ठीक है, कोई भी कानून उनको लगता है कि भैया ये सही नहीं है, तो उसको ये गैर कानूनी यहाँ पर घोषित कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का मतलब क्या हो गया बच्चों, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, द सुप्रीम कोर्ट कैन एग्जामिन द जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी लॉ एंड डिक्लेयर इट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इफ इट इज जैसे कि कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से करके यहाँ पर इंग्लिश में ये पॉइंट आपका मतलब बताया गया है। अगला पॉइंट है बच्चों कि कोई भी कानून जो है वो मूल अधिकारों के विपरीत होता है तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को निरस्त कर सकता है कि भैया कोई भी कानून आ गया जो कि जो हमारे मूल अधिकार है उसके विपरीत जा रहा है, तो उसको यहाँ पर पूरी तरह से खारिज किया जा सकता है। किसके द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट जी के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए संघीय संबंधी। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध, इसके मामले में सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक का पुनर्लोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, यानी कि अगर केंद्र या राज्य के संबंध में कोई बात आ जाती है तो जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, वो यहाँ पर न्यायिका पुनर्लोकन जो होता है, ये जो रिव्यू करने वाला प्रोसेस होता है, उसकी शक्ति का प्रयोग वो कर सकते हैं। न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों की और संविधान की व्याख्या करती है और प्रभावशाली ढंग से संविधान की रक्षा करती है। तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है बच्चों, क्लियर है। चलिए, यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है, यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं
और उन बच्चों की कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं जो लास्ट टाइम पर भी तैयारी करके अपने फाइनल एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, यहाँ तक कि 90 प्लस या 95 प्लस तक स्कोर करते हैं, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को ले सकते हैं। हमने आपके ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के लिए 10-10 सैंपल पेपर बना करके रेडी कर दिए हैं आपके फाइनल एग्जाम 2026 के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अभी आपका पॉलिटिकल साइंस का जो फाइनल एग्जाम आने वाला है, इसके लिए आपने 10 सैंपल पेपर हमसे लिए। ठीक है, इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा बच्चों। हिंदी मीडियम में लेना चाहते हो तो हिंदी मीडियम में मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम में लेना चाहते हो तो इंग्लिश मीडियम में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब सैंपल पेपर में आपको मिलेगा क्या, तो पूरे पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के अंदर से जो भी इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस निकलते होंगे वो आपको मिल जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट आपके शॉर्ट क्वेश्चंस निकलते होंगे वो मिल जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट आपके लॉन्ग क्वेश्चंस निकलते होंगे वो मिल जाएगा। प्लस में जो आपके कार्टून वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलते होंगे वो मिल जाएगा। प्लस में जो मैप वाले आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं वो मिल जाएगा। यानी कि हर तरह के क्वेश्चंस की आपकी तैयारी हो जाएगी सैंपल पेपर के माध्यम से। ठीक है, तो जरूर लीजिए बच्चों। वैसे तो एक सब्जेक्ट के सैंपल पेपर का जो ओरिजिनल प्राइस है वो 199 रुपये है, लेकिन अभी अगर आप लेंगे तो 50% डिस्काउंट ऑफर के तहत केवल और केवल 99 रुपीज़ में आपको यहाँ पर एक सब्जेक्ट का यहाँ पर 10 सैंपल पेपर देखने को मिल जाएगा। और इससे भी जो सबसे बढ़िया ऑफर मुझे लगता है, जो सबसे वैल्यू फॉर मनी डील लगता है, कि अगर आप 4 सब्जेक्ट का एक साथ सैंपल पेपर लेते हैं तो आपके उसके साथ मिलेगा एक सब्जेक्ट का बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। ठीक है, तो टोटल 399 रुपीज़ में आपको 4 के साथ एक सब्जेक्ट का फ्री मिलेगा। तो यहाँ पर 50 सैंपल पेपर मिलेगा केवल 399 रुपीज़ में। सोचिए, 4 सब्जेक्ट के दाम में आपको 5 सब्जेक्ट का यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि डिस्काउंट पे भी डिस्काउंट, डबल डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो आज ही स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और सैंपल पेपर्स को लेकर के अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए बच्चों। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको एक अथवा एक चॉइस दे दिया है, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अथवा इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि न्यायपालिका और संसद के बीच विवाद के मुद्दे लिखिए। जो न्यायपालिका होती है यानी कि जुडिशरी जो है, और जो संसद है पार्लियामेंट जो है, उसके बीच में क्या विवाद रहता है, उन मुद्दों को आपको बताना है। तो देखिए, निजी संपत्ति के अधिकार का दायरा क्या होगा, संसद द्वारा संविधान संशोधन करने की शक्तियों का दायरा क्या होगा, मौलिक अधिकारों को सीमित, प्रतिबंधित और समाप्त करने की संसद की शक्ति का दायरा क्या होगा। ठीक है, क्या संसद नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए ऐसे कानून बना सकती है जो मौलिक अधिकारों का यहाँ प्रतिबंधित करे। ठीक है, तो इन चीज़ों को लेकर के यहाँ पर हमें विवाद देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये क्योंकि एक बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस है, समझ रहे हैं आप। आगे देखिए, संपत्ति का अधिकार, संसद संपत्ति रखने का अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाना चाहती थी जिससे भूमि सुधारकों को लागू किया जा सके। न्यायालय, संसद मौलिक अधिकारों संशोधन के द्वारा भी सीमित नहीं कर सकती। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर बातें बताई गई है। ठीक है बच्चों, यही इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन दिया गया है कि द इशू ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द जुडिशरी एंड द पार्लियामेंट आर एज फॉलोज। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये दिया गया है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। क्लियर है, चलिए परफेक्ट, आगे चलते हैं। 20वां क्वेश्चन देखिए, जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, या तो मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर में आ जाएगा या इवनिंग शिफ्ट के पेपर में आ जाएगा, लेकिन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, हाई पॉसिबिलिटी है। क्योंकि प्रीवियसली अगर आप यहाँ पर जाएँ, पिछले 10 साल का या पिछले 5 साल का ही पेपर उठा करके देख लीजिए, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चों पेपर के अंदर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत के आधार पर यहाँ पर क्या बताया गया है। इसे अज्ञानता के आवरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अंदर देखिए यही बात बताया गया है कि अगर आपको यहाँ पर वो लेना है, क्या बोलते हैं, कोई भी निर्णय लेना है, कोई भी यहाँ पर न्याय करना है, तो आपको पूरा ना वो करना पड़ेगा कि आप कहाँ से आए हैं, कौन सा आपका जाति धर्म है, क्या है नहीं है, वो सब भूलना पड़ेगा आपको। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, जैसे एक कोर्ट के जज होते हैं, तो जो जज अपनी कुर्सी पर जब बैठते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि वो कौन है, वो किस जाति से आते हैं, वो किस धर्म को मानते हैं, वो किस मतलब राज्य के, वो तो याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब ये सारी चीज़ें वो भूल जाते हैं, तब वो एकदम निष्पक्ष होकर के यहाँ पर न्याय करते हैं, समझ रहे हैं। तो जॉन रॉल्स भी कहीं ना कहीं यही कहने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको थोड़ा समझ लेते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार निष्पक्ष और न्याय संगत नियम तक पहुँचने का एकमात्र रास्ता ये बताया गया है कि हम खुद को ऐसी परिस्थिति में होने की कल्पना करें जहाँ हमें यह निर्णय लेना है कि समाज को कैसे संगठित करना है। ठीक है,
हम नहीं जानते हो कि हम किस तरह के परिवार में हैं, हम जन्म कहाँ लिया हमने, हम उच्च शिक्षा के मतलब उच्च जाति के हैं या वो हमारी एजुकेशन क्या है वगैरह वगैरह, मतलब वो सब भूल जाना है हमें। परिवार, हम किस परिवार में पैदा हुए हैं, निम्न जाति में है, धनी है या गरीब है, सुविधा संपन्न हो या फिर सुविधाहीन हो, ये सारी चीज़ें हमें भूलनी पड़ेंगी, तभी न्याय किया जा सकता है कहीं न कहीं। रॉल्स कहते हैं कि अगर हमें यह नहीं मालूम हो कि हम कौन होंगे, तब समाज के नियमों और संगठनों के बारे में सही निर्णय का यहाँ पर समर्थन करेंगे हम। और रॉल्स ने इसे अज्ञानता के आवरण में सोचना कहा है, ठीक है? और वे आशा करते हैं कि समाज में अपने संभावित स्थान और हैसियत के बारे में पूर्ण अज्ञानता की हालत में हर कोई सबसे बुरी स्थिति के मद्देनजर समाज की कल्पना करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ बातें बताई गई है बच्चों। क्लियर है? चलिए, यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। डिस्क्राइब जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, एंड आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। चलिए, परफेक्ट। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 21वें क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन को देखिए, संविधान जो है एक जीवंत दस्तावेज है, स्पष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन मैं कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? और ये जहाँ तक है, मैंने जब अपना 11th क्लास का फाइनल एग्जाम दिया था, तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन आया हुआ था। ऐसा किस लिए कहा जाता है? कि ये संविधान जो है एक जीवंत दस्तावेज है, ठीक है? तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि संविधान जो है एक गतिशील दस्तावेज है। अब बोलेंगे सर जी, गतिशील का मतलब क्या, चल रहा है हमारा संविधान? तो ऐसा नहीं है बच्चों। गतिशील का मतलब है इसके अंदर चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। सिमिलर टाइप का एक क्लास 12th में क्वेश्चन बनता है कि जो महाभारत है वो एक गतिशील ग्रंथ है, ठीक है? तो गतिशील क्यों कहा जाता है महाभारत के ग्रंथ को? क्योंकि कंटिन्यू उसके अंदर चीज़ें ऐड होती गई, समझ रहे हैं? तो इसलिए उसे गतिशील यहाँ पर कहा जाता है। तो सिमिलर ही आप इसको भी समझ सकते हैं कि संविधान एक गतिशील दस्तावेज है। हालांकि ये कोई धार्मिक दस्तावेज नहीं है। ये संविधान का मतलब होता है देश को चलाने वाला ये एक दस्तावेज है, जिसके अंदर देश को कैसे चलाना है, क्या नियम कायदे कानून होंगे, सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती है, किसको कितनी पावर वगैरह मिलेगी, ठीक है? तो संविधान एक जीवन दस्तावेज है, हाँ बिल्कुल। इसका ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये गतिशील दस्तावेज है। किसी भी संविधान को भविष्य में पैदा होने वाली चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करने में सक्षम होना चाहिए, और हमारा संविधान ऐसे मामलों में बिल्कुल सक्षम है, ठीक है? हमारा संविधान कुछ मामलों में लचीला है तो कुछ मामलों में कठोर भी है, ठीक है? इसीलिए हमारे संविधान को यहाँ पर कठोर और लचीला दोनों तरह का संविधान यहाँ पर कहा जाता है। परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशील, परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तनशील यहाँ पर रहा है ये हमारा, और नई चुनौतियों का संकल्पनापूर्ण मुकाबले करते हुए भारत का संविधान खरा उतरा इस चीज़ों पर। यही उसकी जीवंतता का प्रमाण है एक। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि भैया जो भी प्रॉब्लम्स आई है उन सबको फेस किया है और उस हिसाब से ये आगे बढ़ता गया और आज भी हमारे देश में संविधान आपको देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये एक जीवंत ता का प्रमाण है कि हाँ, ये बिल्कुल जीवित संविधान है जिसको आज भी लोग मान रहे हैं और भविष्य में भी मानते रहेंगे, क्योंकि बदलाव हो रहे हैं कंटिन्यू, समय के अनुसार इसमें चेंजेस होते जा रहे हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि आवश्यकता अनुसार परिवर्तन संभव है हमारे संविधान के अंदर, यानी कि भारतीय संविधान का अस्तित्व लगभग 75 वर्षों का है। ठीक है, और इस बीच में यह संविधान अनेकों तनाव से गुजरा है, लेकिन फिर भी देखिए आज के टाइम पे भी हमारा संविधान लागू है और हम उसको फॉलो कर रहे हैं। 1975 जैसा ऐसा टाइम आया जब देश के अंदर इमरजेंसी लगा दी गई, सारे संवैधानिक अधिकार भी खत्म कर दिए गए लोगों के, तब भी उसके बाद से हमारा संविधान फिर से रिवाइव किया, हमने उन चीज़ों से सीख ली, सबक लिया और आज के टाइम पे फिर से हमारा संविधान लागू है, हम फिर से उसको मान रहे हैं, समझ रहे हैं? तो देखा जाए तो कहीं न कहीं हमारा संविधान काफ़ी अच्छा है बच्चों, बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं तो कहूँगा नंबर 1 इन द वर्ल्ड है। ठीक है, समय अनुसार परिवर्तित तथा गतिशीलता। समय अनुसार परिस्थितियों के बदलने पर संविधान में परिवर्तन किए जाते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे इसके अंदर चेंजेस किए जाते हैं। जैसे वर्तमान समय में आप देखेंगे तो एआई का ज़माना है भैया। ठीक है, तो अब संविधान के अंदर कुछ ऐसी भी चीज़ें जोड़ी जाएंगी जो इससे रिलेट करे, है कि नहीं? क्योंकि समय की मांग यही है, जो समय की मांग होती है हमें उसके अनुसार चलना होता है, तभी हम जो है रिलेटिव रह पाएंगे और वो चीज़ हमारे लिए रिलेटिव रह पाएगी। अगर हम समय की मांग को नहीं समझेंगे और अपने हिसाब से ही काम करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम ज़िंदगी में बहुत पीछे रह जाएंगे हर एस्पेक्ट्स में। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ है जो किसी जीवन दस्तावेज में ही मुमकिन है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो एक्सप्लेन करना है तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड आप कर सकते हैं बच्चों। क्लियर है? चलिए
22वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि प्राकृतिक असमानता तथा समाज जनित असमानता को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरह के असमानता के बारे में आपसे पूछा है। एक तो प्राकृतिक असमानता क्या होता है, नेचुरल इनइक्वालिटी कह सकते हैं आप इसको, और दूसरा यहाँ पर है कि समाज जनित असमानता। ठीक है, जो यहाँ पर समाज सोसाइटी जिस असमानता को जन्म देता है उसके बारे में हमें बताना है। तो बड़े ध्यान से समझिएगा, प्राकृतिक असमानता इसको पहले समझ लेते हैं। लोगों की जन्मजात विशेषताओं और योग्यताओं का परिणाम मानी जाती है ये। ठीक है, कि जो लोग जैसे जन्मजात होते हैं उनकी जो विशेषताएं होती है, उनकी जो योग्यताएं होती है, उसका ये परिणाम मानी जाती है। प्राकृतिक विभिन्नता को बदला नहीं जा सकता है। लोगों में उनकी विभिन्न दक्षताओं, प्रतिभा और उनके अलग अलग चयन के कारण ये पैदा होते हैं। ठीक है, अब देखिए प्राकृतिक असमानता जो होता है उसको हम बदल नहीं सकते। एग्जाम्पल देता हूँ, मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर जो सो कि दिव्यांग पैदा होता है, तो वो एक प्राकृतिक असमानता के अंदर हम ले सकते हैं, है कि नहीं? तो उसको हम नहीं चेंज कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप? ये चीज़ है। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स है, तो ये आपका प्राकृतिक असमानता हो जाएगा। अब आता है समाज जनित असमानता, जिसको हम बदल सकते हैं, जिसमें सुधार किए जा सकते हैं, जिनमें जिन्हें हम कह सकते हैं कि इन्हें समाज पैदा करता है या समाज द्वारा ये पैदा किया जाता है। समाज में अवसरों की असमानता होने से अथवा किसी समूह का दूसरे के द्वारा शोषण किए जाने से ये पैदा होता है। अक्सर पुराने टाइम पे ये देखा जाता था कि कोई नीची जाति का व्यक्ति अगर आगे बढ़ना चाहता है तो उसको बढ़ने ही नहीं दिया जाता था। उसको बोला जाता था, ए तुम तो नीची जाति का, तुम कैसे आगे बढ़ जाएगा, चलो तुम पीछे हटो। समझ रहे हो? तो इस तरह से पहले होता था। और ये कहीं न कहीं समाज जनित असमानता के अंदर आप लिख सकते हैं। अगला पॉइंट है, समाज में लोग बौद्धिक कार्य करने वालों को शारीरिक कार्य करने वालों से अधिक महत्व एवं लाभ तथा सम्मान देते हैं। अब देखिए समाज में जो बौद्धिक कार्य करते हैं, दिमाग से रिलेटेड जो काम करते हैं अपना, ठीक है? तो उनको कहीं न कहीं ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंस दिया जाता है उन लोगों की तुलना में जो मेहनत वाला काम करते हैं, जो मज़दूरी या फिर हार्ड वर्क वाला काम करते हैं। ना केवल मज़दूरी, मेहनत में आपका हर तरह का आ जाता है, ठीक है? और देखिए मेहनत भी 2 तरह का होता है। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। यहाँ पर मेहनत 2 तरह का होता है। जब आप 12वीं पास करेंगे ना, अभी 11वीं के बाद 12वीं में जाएँगे और 12वीं पास करने के बाद जब आप जॉब करेंगे या बिज़नेस करेंगे तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ होंगी कि एक होता है भैया आपका यहाँ पर इस तरह से हार्ड वर्क ना कर पाना, जैसे कंप्यूटर पे बैठ कर के कंप्यूटर पे काम कर लिया अपना, ठीक है? या फिर कोई लॉयर बन गए आप, या फिर कोई डॉक्टर बन गए आप, ठीक है? इस तरह से आप यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। दूसरा होता है एकदम हार्ड वर्क वाला, मेहनत वाला काम करना, जैसे यहाँ पर मज़दूरी करना, ठीक है? और आपका इस तरह से फील्ड वर्क करना, जैसे जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, ठीक है? इसी तरह से और सारे काम आते हैं। तो ये चीज़ हो गया आपका। इन दोनों कामों में बहुत डिफ़रेंस है। एक काम ऐसा है जिसको आपको कुर्सी पर बैठ के करना है, ठीक है? जिसमें आपको दिमाग लगाना है। अपना दिमाग को मैक्सिमम लेवल पर ले जाकर के लगाना है और आपको वहाँ काम करना है और आपको पैसा मिलेगा। दूसरा काम है जहाँ पर आपको दिमाग थोड़ा-सा कम लगाना है, अगर इस वाले काम से कंपेयर किया जाए तो, लेकिन यहाँ पर मेहनत आपको ज़्यादा करना है। समझ रहे हैं आप? तो ये 2 तरह के यहाँ पर काम होते हैं। तो समाज में जो ये कंप्यूटर वाला काम है कि हाँ भैया ये बैठ कर के काम कर रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, ये वो, इस तरह के काम को ज़्यादा वरीयता दी जाती है। बोला जाता है कि ये जो है सबसे परफेक्ट है, ये सबसे बेस्ट है, इस तरह से करके, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं गलत है, क्योंकि देखिए मेरा ऐसा मानना है और मेरा के अलावा बहुत सारे और लोगों का भी ऐसा ही मानना है कि दोनों ही तरह का मेहनत लगभग इक्वल है, लगभग नहीं पूरा ही बराबर है। ये अपने स्तर पर मेहनत कर रहे हैं ये लोग, और ये लोग अपने स्तर पर मेहनत कर रहे हैं। जिससे हार्ड वर्क नहीं हो पाता है, मेहनत नहीं हो पाता है, वो यहाँ पर कंप्यूटर पे बैठ के या फिर इस तरह से कार्य करते हैं जहाँ पर ज़्यादा उनको शरीर का मेहनत ना हो, शरीर पर ज़्यादा वज़न ना जाए, दिमाग से वो अपना काम निकाल लेते हैं। और जो मेहनत कर सकते हैं वो मेहनत करते हैं, समझ रहे हैं आप? तो दोनों ही इक्वल ही है बच्चों आपका, क्लियर है? चलिए आगे देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि उदाहरण के लिए दिया गया है, औरतों को अनादिकाल से अबला कहा जाना और उन्हें कमजोर मानना, अफ्रीका में रंगभेद की नीति आदि, ये सब समाज जनित असमानताएं हैं जिसको समाज ने पैदा किया है। ठीक है, चलिए यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि एक्सप्लेन नेचुरल इनइक्वालिटी एंड सोशल इनइक्वालिटी। तो नेचुरल इनइक्वालिटी की बात करें तो आंसर इस तरह से आपको लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और सोशल इनइक्वालिटी की बात करें तो आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ गए हैं 23वें क्वेश्चन के अंदर। 23वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि द्विसदनीय राज्य पद्धति क्या है एवं इसके पक्ष व विपक्ष में अपने तर्क दीजिए। ठीक है, अंग्रेजी में इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर हम अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में ये क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, व्हाट इज अ जैसे कि बाय का
मैरल पॉलिटी सिस्टम एंड गिव योर आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट इट। ठीक है, तो इसके पक्ष या विपक्ष में आपको अपना तर्क देना है। तो सबसे पहले समझते हैं द्वीप सदनीय राज्य पद्धति क्या होता है। तो किसी एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र राज्य में शासन को चलाने के लिए द्विसदनीय राज्य पद्धति की व्यवस्था की जाती है, जिसमें संसद में लोकसभा और राज्यसभा की तरह संविधान ने राज्यों को द्विसदनीय व्यवस्था का अधिकार दिया है। द्विसदनीय राज्य जैसे तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र व कर्नाटक हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके पक्ष में बात करें तो आप लिखेंगे कि इसके अस्तित्व में आने से बेहतर बहस हो सकती है और बहुमत की सरकारों के जल्दीबाजी में लिए गए निर्णयों को जांचा जा सकता है कि भैया यहाँ पर जो जल्दीबाजी में कोई निर्णय ले लिया गया तो उसको जांचा जा सकता है। इसके विपक्ष में जो लोग रहते हैं वो कहते हैं कि इससे कानून बनने में देरी होती है और इस सदन को राजनीतिक व्यक्तियों से भरा जाता है जो चुनाव नहीं जीत सकते तथा यह सरकारी पैसे की बर्बादी है। तो इस तरह से ये विपक्ष में बातें यहाँ पर की जा रही है। ठीक है बच्चों, चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा एंड आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। अब हम लोग आ गए हैं अपने अगले सेक्शन जो कि हमारा सेक्शन डी है। और इस सेक्शन को करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। यहाँ पर 24वां क्वेश्चन देखिए, ये गद्यांश दे दिया है बेसिकली हमें। तो गद्यांश की शुरुआती लाइनें जो है वो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। इस तरह से ये हमारा है कि सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधरों का मानना है कि व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है, समाज से बाहर नहीं, और इसीलिए वह समाज को ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं जो व्यक्ति के विकास का रास्ता साफ करे। ठीक है, तो इस तरह से करके आपका ये सकारात्मक स्वतंत्रता, समाज, इन चीज़ों को लेकर के आपका ये गद्यांश, जिसको आप पैसेज कह सकते हैं इंग्लिश में, वो दिया गया। अब देखिए इसके आधार पर क्वेश्चन क्या है कि सकारात्मक स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है। तो प्रतिबंधों का ना होना, रिस्ट्रिक्शंस का ना होना, यही हमारा सकारात्मक स्वतंत्रता यानी कि पॉजिटिव फ्रीडम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पूछ रहे हैं यहाँ पर कि नकारात्मक स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है। तो प्रतिबंधों का यहाँ पर अभाव, ये आपका यहाँ पर नकारात्मक स्वतंत्रता के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों क्वेश्चन में काफी डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधरों का मानना है कि व्यक्ति केवल डैश में ही स्वतंत्र हो सकता है, तो समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है। ये अभी हमने जब ये पैसेज पढ़ा तो इसमें लिखा हुआ है कि समाज में ही व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र हो सकता है। क्लियर है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन, सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन है। तो सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है TH ग्रीन और आपके यहाँ पर इसाह बर्लिन जी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका A और B दोनों सही है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। यही इंग्लिश मीडियम में एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका पूरा का पूरा पॉजिटिव फ्रीडम को लेकर के ये पूरा पैसेज है जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की गई है। इसके बेसिस पर ये रहे हमारे क्वेश्चन और इस तरह से आंसर आपको लिखते हुए चलना है। यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। क्लियर है, चलिए परफेक्ट। ओके, इसके आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 25वें क्वेश्चन के अंदर जो कि हमारा कार्टून के ऊपर आधारित रहने वाला है। यहाँ पर आप ये कार्टून देखिए, जो मैंने कार्टून का वीडियो बनाया था उसके अंदर ये कार्टून मैंने आपको करवाया था। और इसमें आप देखेंगे तो इस तरह से ऐसा लग रहा है कि कोई जो है लात मार रहा है एक व्यक्ति को और ये ऊपर जा रहा है, समझ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका दिया गया है। और यहाँ पर देखिए ये बहुत एक फेमस पर्सनैलिटी है जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। देखिए ऊपर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट करके कुछ लिखा हुआ है, जिससे आपको ये हिंट तो मिल ही रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं इस कार्टून से संबंधित प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्य के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कार्टून के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति से क्या अभिप्राय है या क्या आशय है। तो राष्ट्रपति की मर्जी चलती है वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है। तो ये 5 वर्षों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंधी की समीक्षा के लिए किस आयोग को नियुक्त किया गया था। तो सरकारिया आयोग जो होता है आपका, इसको नियुक्त किया गया था। सेम यही आपका कार्टून वाला क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में एक बार देख लेते हैं। तो देखिए कार्टून तो सेम ही रहेगा हमारा, क्वेश्चन सब आपके इंग्लिश में हो जाएंगे यहाँ पर। कि हु अपॉइंट्स द गवर्नर इन द स्टेट। तो आपका प्रेसिडेंट जो होते हैं ये यहाँ पर इसको अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीन्ड बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर अकॉर्डिंग टू द कार्टून। तो प्रेसिडेंशियल विशेष उनके हिसाब से होता है कि भैया हम इनको रख रहे हैं, हम इनको नहीं रख रहे हैं। ठीक है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स इज द गवर्नर अपॉइंटेड। तो 5 ईयर के लिए होते हैं ये। नेक्स्ट, विच कमीशन वाज अपॉइंटेड टू रिव्यू द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। तो यहाँ पर आपका सरकारिया कमीशन जो होता है
ये इसको करता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए 26वें क्वेश्चन में, जो कि हमारा मैप वाला क्वेश्चन रहने वाला है बच्चों। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि वह राज्य जिसका गठन 1960 में हुआ। ठीक है, तो वो कौन सा राज्य है बच्चों? वो आपका गुजरात हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गुजरात। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी भारत का द्विसदनीय विधायी राज्य, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये बिहार हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट है दक्षिण भारत का द्विसदनीय विधायी राज्य, तो ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। एंड अगला है सन 2000 में मध्य प्रदेश के एक हिस्से से अलग करके बनाया गया राज्य, तो वो हमारा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी लोकेशंस मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा बिहार हो जाएगा, ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा और ये गुजरात हो जाएगा। ठीक है, और एक बारी मैं आपको ये दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, दोबारा से समझ लीजिए। मैं आपको एक बार मैं आपको डबल वेरिफिकेशन के लिए दोबारा समझा देता हूँ कि वह राज्य जिसका गठन 1960 में हुआ, तो 1960 में हमारा कौन सा राज्य बना था बच्चों? आपका गुजरात बना था। जो गुजरात हमारे भारत के इस कोने में ये रहा हमारा। ठीक है, ये हमारा गुजरात राज्य है, जो काफ़ी संपन्न राज्यों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा कि उत्तरी भारत का द्विसदनीय विधायी राज्य। तो उत्तरी भारत का द्विसदनीय विधायी राज्य की बात करें तो वो बिहार हो जाएगा। बिहार का मैप आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये रहा हमारा बिहार का नक्शा। ठीक है, और अगला है हमारा यहाँ पर कि दक्षिण भारत का द्विसदनीय विधायी राज्य, तो दक्षिण भारत का द्विसदनीय विधायी राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश का नक्शा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला है हमारा यहाँ पर सन 2000 में मध्य प्रदेश के एक हिस्से से अलग होकर बनाया गया राज्य, तो वो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ ये रहा हमारा, ये रहा आप देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये हमारा एमपी से अलग करके बनाया गया था। क्लियर है बच्चों? चलिए, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, और इंग्लिश में भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से ये मैप वाले सारे क्वेश्चंस है। ठीक है, और बात करें अगर हम मैप की, तो ये रहा मैप हमारा और ये रहे हमारे आंसर्स। ओके बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं अपने लास्ट सेक्शन की तरफ, जो कि हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं खंड ड रहेगा, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर के 30 तक क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। और ये क्वेश्चन 6-6 नंबर के रहने वाले हैं, और इनका आंसर हमें 170 से 180 शब्दों में लिखना है। तो चलिए ये देख लेते हैं इस चीज़ को भी। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि न्यायपालिका की संरचना पिरामिड रूपी है। यहाँ पर स्पष्ट कीजिए कि जो न्यायपालिका है इसकी जो संरचना है वो पिरामिड रूपी है। पिरामिड कैसा होता है बच्चों? आपने देखा होगा अक्सर, कुछ इस टाइप का यहाँ पर पिरामिड होता है। ठीक है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस टाइप का ये पिरामिड होता है, त्रिभुज के आकार का। ठीक है, तो देखिए समझिए इस चीज़ को। न्यायपालिका की पिरामिड रूपी संरचना इसकी सफलता है। पिरामिड रूपी संरचना में सभी को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। पिरामिड में सबसे ऊपरी पायदान पर सर्वोच्च न्यायालय होता है, उससे नीचे उच्च न्यायालय होता है, और उससे नीचे जिला न्यायालय, और इसके नीचे जो होता है वो पायदान पे अधीनस्थ न्यायालय होता है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसे निम्नलिखित तरीके से समझाया जा सकता है। ठीक है, जिसमें आपका सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में आप सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। इसके फैसले सभी अदालतों को मानना होता है। यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकती है कि हाँ भैया आपने ये किया है फैसला, आप मेरे को एक बार भेजिए इसकी डिटेल्स, मैं एक बार देखना चाहता हूँ। यह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है। ठीक है, कि भैया किसी हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो उसको ट्रांसफ़र करके दूसरे कोर्ट में भेज देना। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रीट जारी कर सकता है, और यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जैसे कि तबादला कर सकता है। अगर हाई कोर्ट के यहाँ पर किसी जो न्यायाधीश होते हैं यानी जज होते हैं उनका तबादला करना है, तो वो इनके द्वारा किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, या आदरणीय सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय, जिसे अंग्रेजी में हम हाई कोर्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपीलों की सुनवाई कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रीट जारी कर सकते हैं, ये भी यहाँ पर। और राज्य के क्षेत्राधिकारों में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकते हैं ये उच्च न्यायालय, और अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण कर सकते हैं, ये करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे जिला अदालतें। जिला में दायर मुकदमे की सुनवाई करने के लिए ये अदालतें बनी होती है। निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई यहाँ पर की जाती है, और गंभीर किस्म के आपराधिक मामले पर फैसले यहाँ पर दिए जाते हैं। और लास्ट में आता है अधीनस्थ न्यायालय। फौजदारी और दीवान किस्म के मुकदमे पर विचार किया जाता है यहाँ पर अधीनस्थ न्यायालय के अंदर। अंग्रेजी में इसी प्रश्न को देखेंगे एक बार हम लोग कि द स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी पिरामिडिकल एक्सप्लेन। तो यहाँ पर पहले ये बताया गया है, उसके बाद आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में बातें बताई गई हैं, फिर हाई कोर्ट के बारे में सारी चीज़ें आप देख सकते हैं इस तरह से बताया गया है, फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसके बारे में चीज़ें बताया गया है, एंड फिर उसका जो है कि
सबनेट जो आपका कोट होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे चले। तो इसी क्वेश्चन में हमें एक अथवा दे दिया, एक चॉइस दे दिया है कि अगर हमें ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको हम अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा इसके चॉइस में क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि स्थानीय शासन की पिरामिड रूपी संरचना का वर्णन कीजिए। जो स्थानीय शासन होता है, लोकल गवर्नमेंट होता है, उसमें भी जो संरचना होती है बच्चों वो पिरामिड की तरह होती है। जैसे अभी हमने न्यायालय के बारे में समझा, वैसे ही यहाँ पर स्थानीय शासन के बारे में भी दिया गया है। जैसे जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, ठीक है, प्रधानी, इस तरह से करके आपका होता है। चलिए समझते हैं इस चीज़ को। देखिए स्थानीय शासन की पिरामिड रूपी संरचना में पहला योगदान जो होता है या पहले पायदान पर जो आएगा वो जिला पंचायत आएगा, दूसरे पर आएगा ब्लॉक समिति तथा तीसरे पायदान पर ग्राम सभा, पंचायत, ये सब आएंगे। ठीक है, अब इनके बारे में समझ लीजिए इनका क्या क्या काम होता है। तो जिला पंचायत जो होता है सबसे ऊपरी पायदान पर जिला पंचायत होती है। इसके दायरे में पूरे जिले के सभी ग्रामीण इलाके आ जाते हैं। उस जिले के अंदर, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी ग्रामीण इलाके हैं सब आ जाएंगे इसके अंदर। जिला पंचायत जिले के पंचायत व्यवस्था के कार्यों का पर्यवेक्षण तथा विकास कार्यों को समन्वित करती है। ठीक है, यह पंचायत समिति में राज्य सरकार से प्राप्त तत्कालीन अनुदान को वितरित करती है और राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए कार्यों को भी करती है। ठीक है, तो इस तरह से ये जिला पंचायत के बारे में बातें यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर है प्रखंड या तालुका पंचायत। ये क्या होता है जी, तो इसको समझिए। प्रखंड ब्लॉक स्तर पर गठित स्थानीय शासन को प्रखंड पंचायत कहते हैं। जो प्रदेश आकार में छोटे होते हैं, जो प्रदेश आकार में छोटे होते हैं यानी साइज में छोटे होते हैं, वहाँ मंडल या तालुका पंचायत यानी मध्यवर्तीय स्तर के ये बनाने की जरूरत नहीं होती है। आग, बाढ़, सूखा, भूकंप, जो कि दुष्भिक्ष, महामारी, प्राकृतिक आपदाओं से में सहायता की व्यवस्था करते हैं। सार्वजनिक बाजारों, मेलों, प्रदर्शनों और जो कि इन सब का जो प्रबंधन होता है यानी कि मैनेजमेंट होता है वो प्रखंड या तालुक पंचायत करता है। आगे बताया गया है कि ग्रामीण विकास, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन यानी मछली पालन हो गया आपका, स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रौढ़ शिक्षा आदि कार्यक्रम की व्यवस्था करना ये प्रखंड या फिर तालुक का पंचायत का काम होता है। इसके बाद आते हैं हमारे ग्राम पंचायत या ग्राम सभा। ठीक है, तो इसका क्या काम होता है। ग्राम पंचायत के दायरे में एक अथवा एक से अधिक गांव आते हैं और इसका प्रधान जो होता है वो सरपंच या मुखिया होते हैं। जैसे होते हैं ना आपके गांव में होते होंगे कि मुखिया जी की हाल बा, या ओ भाई मुखिया की हाल है तोड़े, ऐसे मतलब मेरे को उतनी हरियाणवी नहीं आती है, बस मैंने ऐसे ही बोला। मैं बिहार से हूँ बच्चों। ठीक है, ग्रामीण आवास निर्माण, आबादी क्षेत्र बनाना, ठीक है, पशुपालन, दुग्ध शाला, ठीक है, मुर्गी पालन को प्रोत्साहन देना। ठीक है, ये सारा काम यहाँ पर ग्राम सभा या ग्राम पंचायत का होता है। पेयजल, सड़क, पुल, घाट का निर्माण करना, औपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधित कार्य करना, ये सब हमारा ग्राम सभा या फिर ग्राम पंचायत का काम होता है बच्चों। क्लियर है। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्क्राइब द पिरामिडिकल स्ट्रक्चर ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। डिस्ट्रिक्ट पंचायत हो गया आपका, ब्लॉक और तालुका पंचायत हो गया, ठीक है, एंड उसके बाद हमारा जो लास्ट में आता है ग्राम पंचायत या ग्राम सभा हो गया। क्लियर है। चलिए इसके आगे चले तो अब हम लोग आ गए हैं 28वें क्वेश्चन के अंदर। 28वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता के सकारात्मक तथा आयामों का वर्णन कीजिए। ठीक है, जो स्वतंत्रता यानी फ्रीडम है उसके जो सकारात्मकता है और जो आयाम है उनके बारे में हमें बताना है। तो देखिए सकारात्मक स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो इसका सरोकार व्यक्ति और समाज के संबंधों की प्रकृति और स्थिति से होता है। राज्य को अधिक से अधिक कार्य शक्ति देने के पक्ष में ये होता है, ये सकारात्मक स्वतंत्रता होता है। इससे व्यक्ति पर नियंत्रण नहीं होता बल्कि राज्य व्यक्तियों के विकास के लिए उचित परिस्थितियों को प्रदान करता है। और इस तरह से यहाँ पर बातें बताई गई हैं। ठीक है, सकारात्मक स्वतंत्रता हो गया और सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में कुछ और बातें यहाँ पर बताई गई है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। ओके बच्चों, और इसी क्वेश्चन को आप देखेंगे इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। चलिए पॉजिटिव फ्रीडम की बात यहाँ पर की गई है इस तरह से। अब यहाँ पर आगे चले तो यहाँ पर मुक्त बाजार जिसे फ्री मार्केट या ओपन मार्केट कहेंगे, खुला बाजार, उसके बारे में आपको चीज़ें बतानी है कि ये क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में जो जो चीज़ें हमसे मतलब बता सकते हैं वो बताना है। तो देखिए खुली प्रतियोगिता द्वारा योग्य व सक्षम व्यक्तियों को सीधे फायदा पहुंचाने व राज्य के हस्तक्षेप के विरोधी, ऐसे में यह बहस तेज हो जाती है कि क्या अक्षम और सुविधा विहीन वर्गों में जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, क्योंकि मुक्त बाजार के अनुसार प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। जो ओपन मार्केट होता है वहाँ पर कई बार लोग जो है कंपटीशन नहीं कर पाते। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ये थोड़ा बड़े लेवल का एग्जाम्पल है कि आप देखेंगे
जैसे पहले के टाइम पर माइक्रोमैक्स के फ़ोन आया करते थे, लावा के फ़ोन आया करते थे, नोकिया के फ़ोन आया करते थे, हालाँकि नोकिया तो बाहर का ब्रांड है। तो ये लावा, माइक्रोमैक्स का जो हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, इनके खूब फ़ोन बिका करते थे इंडिया के अंदर। लेकिन जब से एमआई, वीवो, ओप्पो, एप्पल, ठीक है? आपका इसी तरह से सैमसंग, इन कंपनियों ने डेरा जमाया है भारत के अंदर। तो यहाँ भारतीय जो कंपनियाँ हैं, जैसे लावा, ठीक है? आपका माइक्रोमैक्स, ख़ास करके माइक्रोमैक्स, तो ऐसी कंपनियाँ ना के बराबर दिखती है। तो ऐसा किस लिए बच्चों? क्योंकि ओपन मार्केट में क्या होता है ना, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है। समझ रहे हैं आप? तो इतनी ज़्यादा जब प्रतिस्पर्धा होगी, अब ये मैंने ऊपर लेवल की बात बताई आपको, अगर ग्रामीण लेवल पर आ जाइए, शहरी लेवल पर आ जाइए, छोटे कस्बे लेवल पर आ जाइए, तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर हम सीधा-सीधा ओपन मार्केट कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा नुकसान हमें देखने को मिलेगा, ठीक है? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बाकी आप यहाँ पर देखिए बताया गया है मुक्त बाज़ार के पक्ष में बातें की गई है कि बाज़ार किसी भी व्यक्ति की धार्मिक जाति, धर्म या लिंग की परवाह नहीं करता, फिर चाहे आप पुरुष हो या स्त्री हो। बाज़ार केवल व्यक्तियों की योग्यता व कौशल की परवाह करता है कि ये व्यक्ति कितना ज़्यादा योग्य है, कितना ज़्यादा कौशल है। इराक के नागरिक को अधिक विकल्प चुनने का मौका मिलता है और इसकी वजह से वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार होता है। आप देखिए जैसे-जैसे यहाँ पर बाज़ार ओपन होगा हमारा, तो वहाँ पर आएँगे प्लेयर्स, ठीक है? जो कि अपना सामान बेचने के लिए आएँगे। अब जब एक बाज़ार में बहुत सारे सामान बेचने वाले होंगे, तो वहाँ पर जो चीज़ों की क्वालिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और जो प्राइस होता है वो डाउन हो जाता है। समझ रहे हैं? जिससे कि एट द एंड फ़ायदा किसको होता है? कस्टमर को होता है या कंज़्यूमर को होता है, जो हम लोग हैं। समझ रहे हैं आप? आगे देखिए यहाँ पर बताया गया है कि नागरिकों को कम कीमत में अधिक एवं अच्छी गुणवत्ता वाला सामान मिलना संभव हो पाता है। ठीक है, तो ये चीज़ इसके पक्ष में हमने बात कर दी। अब इसके हम थोड़े से विपक्ष में आ जाते हैं मुक्त बाज़ार के, कि कई लोग कुछ प्रतिबंध स्वीकार करने को तैयार होंगे तथा राज्य उचित हस्तक्षेप करे। यह ताकतवर, धनी व प्रभावशाली लोगों के हित में काम करने को प्रवृत्त होते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है ना कि जो बड़े लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, वो छोटे लोगों को दबा देते हैं। ठीक है? वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। इसका प्रभाव सुविधा और जो सो कि विहीन लोगों के लिए अवसरों से वंचित होना हो सकता है और राज्य उन वृद्धियों और रोगियों को विशेष सहायता प्रदान करे जो प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। जो यहाँ पर कॉम्पिटिशन नहीं कर सकते, उनको विशेष यहाँ पर हमें सपोर्ट देने की ज़रूरत है बाय गवर्नमेंट, ठीक है? चलिए, सेम यही क्वेश्चन आपका देख सकते हैं, फ्री मार्केट को लेकर के है, ये आप यहाँ देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि मुक्त बाज़ार से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्री मार्केट, या व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्री मार्केट, इस तरह से क्वेश्चन आपका आ सकता है। एस्पेक्ट्स ऑफ फ्री मार्केट आप यहाँ देख सकते हैं एंड कॉन्स ऑफ फ्री मार्केट आप यहाँ देख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? इंडिया जैसे देश में आप देखेंगे तो हमें फ्री मार्केट मोस्टली देखने को मिलता है आफ्टर 1991। 1991 में जब हमने यहाँ पर एलपीजी अपनाया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो उसमें हमने एक चीज़ अपनाया था, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण बच्चों। और वैश्वीकरण जो हमने अपनाया यहाँ पर, वैश्वीकरण, तो इसके कारण क्या हुआ कि हमारे देश में ओपन मार्केट हो गया बिल्कुल, ठीक है? कि पूरा तरह से खुल गया, बाहर के भी प्लेयर सब आने लग गए हैं। चलिए, अब क्या उस टाइम से ही आ रहे हैं, अब तो भरे पड़े हैं हमारे देश में। 29वां क्वेश्चन देखिए कि नौकरशाही किसे कहते हैं तथा नौकरशाही के सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाता है तथा इसकी 2 कमियाँ लिखिए। ध्यान से समझिएगा, नौकरशाही से संबंधित नागरिक सेवा, शासन के कार्यकारी अंग में प्रधानमंत्री, मंत्रीगण और नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन सम्मिलित होता है। मैं नौकरशाही को लेके आपको एक मोटा-मोटा चीज़ समझा देता हूँ। नौकरशाही क्या होता है? जब एक सरकार लंबे समय तक रहती है, उनको पता है कि उनको कोई हटा नहीं सकता, तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं या इस तरह से जो यहाँ अधिकारी होते हैं, वो जनता के प्रति जवाबदेही नहीं होते और यही नौकरशाही होता है बच्चों। क्योंकि उनको पता है कि उन्हीं की गवर्नमेंट, उन्हीं का चलना है, कोई उनको हटा नहीं सकता, तो वो बिल्कुल वैसे थोड़े से ना डिक्टेटर टाइप के हो जाते हैं। और बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से आंसर आपको लिखते हुए चलना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों? चलिए, परफेक्ट। नौकरशाही की कमियाँ बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, मैंने आपको मोटा-मोटा चीज़ें बताई है, जो एक ऊपर-ऊपर से चीज़ें होती हैं, बाकी डिटेल में यहाँ पर दिया गया है, ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे और इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हमें लिखना है, प्रेज़ेंट करना है कैसे, वो सारा यहाँ पर बता रखा है आपको। बाकी नौकरशाही मोटा-मोटा मैंने आपको समझाया है, जो ऊपर-ऊपर से चीज़ें होती हैं, ठीक है? ये आप देख सकते हैं, राइट व्हाट इज़ ब्यूरोक्रेसी एंड हाउ मेंबर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी आर इलेक्टेड एंड राइट टू शॉर्टकम्स ऑफ इट। तो देखिए, मैंने आपको इसके शॉर्टकम्स, जो इसके कॉन्स आप कह सकते हैं, इसे हिंदी में कमियाँ कहेंगे, वो बता रखा है। ठीक है? चलिए, बाकी आप पूरा का पूरा यहाँ पर देख सकते हैं।
इसके आगे चलते हैं तो हमारा यहाँ पर एक और चीज़ है, वो क्या है देख लेते हैं एक बारी। संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान उपचारों का अधिकार बताया और न्यायपालिका द्वारा जारी किए गए विशेष आदेश रीट निम्नलिखित है। तो यहाँ पर संविधान से संबंधित चीज़ें बताई गई हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए। और बेसिकली क्या है, मैं आपको पढ़ के पूरा बताता हूँ कि संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। कि उन्होंने कहा है कि संवैधानिक उपचारों की जो ये अधिकार है, ये कहीं न कहीं हमारे संविधान का दिल है और आत्मा है, ठीक है? इसके तहत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है और न्यायालय कई विशेष आदेश जारी कर सकता है और इन्हें रीट कहते हैं, ठीक है? जब लोगों के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो नागरिक कहाँ पर जाते हैं? यहाँ पर कोर्ट्स के अंदर जाते हैं और कोर्ट यहाँ पर कई विशेष आदेश जारी करते हैं जिन्हें हम लोग रीट कहते हैं, कि कुछ स्पेशल ऑर्डर्स है, ठीक है? अब न्यायालय द्वारा किए गए विशेष आदेश जो होता है रीट, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। तो क्वेश्चन हमारे यहाँ बनेगा कि रीट से क्या अभिप्राय है और रीट के बारे में पूरा व्याख्या कीजिए, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए कुछ बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है रीट जब जारी किया जाता है तो, ठीक है? और यहाँ पर परामर्श होगा और निषेधाज्ञा होगा, ठीक है? इस तरह से करके यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है, ठीक है? यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में, क्वेश्चन तो क्या ही कहें, यहाँ पर क्वेश्चन का एरर है, मैं आपको सीधा क्वेश्चन बता ही दिया कि रीट से रिलेटेड क्वेश्चन है। रीट होता क्या है और इसके अंदर रीट के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं, वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके लिखनी है और डिटेल में ये चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है? चलिए, अब हम लोग आ गए हैं 30वें क्वेश्चन के अंदर। 30वां क्वेश्चन क्या है कि एक राष्ट्र के रूप में भारतीय राष्ट्र और नागरिक के बीच महत्व को समझाइए। ठीक है? तो एक राष्ट्र के रूप में भारतीय राष्ट्र और नागरिक के बीच में महत्व, जो कि इस प्रकार से है। कोई नागरिक अपनी राष्ट्रीय पहचान को एक राष्ट्रीय गान, झंडा, राष्ट्रभाषा या कुछ खास उत्सवों के आयोजन जैसे प्रतीकों द्वारा प्रकट कर सकता है। ठीक है? लोकतांत्रिक देश यथासंभव समावेशी होते हैं, जो सभी नागरिकों को राष्ट्र के अंश के रूप में अपने को पहचानने की इजाज़त देते हैं। तो इस तरह से करके यहाँ पर बातें लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं बच्चों, ठीक है? जो पूरा डिटेल में बताया गया है। और यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा एंड आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। चलिए परफेक्ट, ओके। अब हम लोग इसके अथवा में आ गए हैं, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो नहीं आता है, तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में देखिए क्या क्वेश्चन है कि समानता के आयाम लिखिए। तो समानता के राजनीतिक समानता के बारे में आप लिख सकते हैं, जिसके अंदर सभी नागरिकों को समान नागरिकता प्रदान करना शामिल है, उनको मतदान करना, ठीक है? और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम दे सकते हैं। नागरिकों को मतदान करने के लिए अपने प्रतिनिधि को चुनने को पूरा यहाँ पर वो फ्रीडम होता है। इसी ज़रूरत उन बाधाओं को दूर करना होता है, मतलब इसकी ज़रूरत होती है उन बाधाओं को दूर करना, जिन्हें दूर किए बिना लोगों का सरकार में अपनी बात रखने और उपलब्ध संसाधनों तक पहुँच संभव नहीं है, ठीक है? अगला होता है आर्थिक समानता, जिसमें इसका लक्ष्य धनी व निर्धन समूहों के बीच में खाई जो है उसको कम करना है, कि भैया अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है उसको कैसे कम किया जा सकता है, बाकी आप यहाँ देख सकते हैं। अगला होता है सामाजिक समानता, जिसके अंदर किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, सभी समान हों, ठीक है? इन सब के बारे में मैंने एक्सप्लेन आपको कर रखा है। ओके बच्चों, बाकी यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉलोइंग आर द डायमेंशंस ऑफ जैसे कि इक्वालिटी करके, तो पॉलिटिकल इक्वालिटी आप लिखेंगे, इस तरह से रहेगा हमारा। इकोनॉमिक इक्वालिटी आ जाएगा एंड लास्ट में आ जाएगा सोशल इक्वालिटी, जिसके अंदर जो पूरा सोसाइटी है उसके अंदर जो इनइक्वालिटी होता है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे इक्वालिटी के अंदर चेंज किया जा सकता है। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर हमारा जो सैंपल पेपर नंबर वो समाप्त होता है बच्चों।